Students, hello, good evening all. Let's start today with the first chapter of 12th, that is electrostatics, right? In the very first class, let's know the very basic things that you have already learned in class 10th, right? Do you remember what you have learned in class 10th? Class 10th electricity you have learned, right? There was something charge. What do you mean by charge, students? Can anyone say what is meant by charge? Potential difference, sir. Deficiency or? Potential difference. No, what is meant by charge? When you be saying that body is charged? Let's see. Students, in the entire universe, two things you will be seeing everywhere. कोई भी मैटर है उसका दो प्रॉपर्टी है. कोई भी अगर मैटर है तो मैटर इज हैविंग टू इनहेरेंट प्रॉपर्टी. वन इज इट इज हैविंग सम मास एंड इट इज हैविंग सम चार्ज. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और मास के बारे में आप क्लास 11 पे पढ़े हो. इसके साथ जो रिलेटेड है दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड. ये चैप्टर आप पढ़े हो, ग्रेविटेशन, राइट? मास के साथ जो जुड़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, जो भी हो ग्रेविटी के रिलेटेड, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मास. ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है. तो लाइक दैट चार्ज इज आल्सो वन इनहेरेंट प्रॉपर्टी. ये मैटर का एक प्रॉपर्टी है. इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी. एकदम बेसिक चीज बता रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? इनहेरेंट प्रॉपर्टी. अब कब बोलोगे कि एक बॉडी चार्ज हुआ है? व्हेन विल बी सेइंग दैट ए बॉडी इज चार्ज्ड, राइट? स्टूडेंट, अगर हम एक एटम की बात करें तो यू ऑलरेडी नो एटम इज न्यूट्रल, राइट? एटम क्या है स्टूडेंट्स? एटम इज न्यूट्रल. एटम इज न्यूट्रल. एटम में क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन है, राइट? और कोई भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट? कोई भी एक न्यूट्रल एटम, कोई भी एक एटम न्यूट्रल है, उसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. जितने भी, और प्रोटॉन को हम पॉजिटिव चार्ज मान के चले हैं और इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव चार्ज मान के चले, राइट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. स्टूडेंट्स, एटम की सेंटर पे क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है, राइट? न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. न्यूक्लियस में क्या रहता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. व्हाई स्टूडेंट्स प्रोटॉन इज प्रेजेंट टू द सेंटर ऑफ द मास? कोर ऑफ द एटम में क्यों प्रोटॉन रहता है? इसका रीजन ये है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? इलेक्ट्रॉन की मास कम होने के कारण ये बाहर वाले ऑर्बिट में रहता है और सेंटर पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, राइट? तो कोई भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. और कन्वेंशनली हम ये एक्सेप्ट करके चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, राइट? किसी भी कारण अगर आप अपने एटम को एनर्जी दिए, राइट? लेट आई गिव सम एनर्जी टू द एटम और आई टुक सम एनर्जी, तो हु विल बी फर्स्ट गेटिंग अफेक्टेड? पहले कौन अफेक्ट होगा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो है, दैट इज इलेक्ट्रॉन. तो अगर मैं कोई भी एक एटम को, स्टूडेंट्स, अभी ये एटम न्यूट्रल है. न्यूट्रल है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट? अगर मैंने इसी को यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, वन इलेक्ट्रॉन इज टेकन अवे, राइट? an electron is taken away, तो what does it mean? तो जब एक इलेक्ट्रॉन या फिर दो या फिर तीन इलेक्ट्रॉन अगर चला गया, तो अभी इसमें क्या हालत हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गया, तो उसके कारण क्या हुआ? ये प्रोटॉन, दिस एटम बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड. इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज, राइट? अगर उसी एटम को मैं इलेक्ट्रॉन दे दिया, राइट? ये एक एटम है, मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया. पहले से न्यूट्रल था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो रहा था. अभी मैंने इसको क्या किया? मैंने एक प्रोटॉन, उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, राइट? तो अभी इलेक्ट्रॉन देने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो गया. तो एटम कौन सी चार्ज बन गया? नेगेटिवली चार्ज्ड. बहुत सारी चीजें हैं ना साइंस में, हम कन्वेंशनली एक्सेप्ट करके चल रहे हैं, राइट? तो अगर हम चार्ज की बात करें, सिंपल, अगर दिमाग पे चार्ज की बात है, कोई भी बॉडी चार्ज हुआ मतलब दैट इज अ सरप्लस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऑन द सेम टाइम हम प्रोटॉन को भी डिफाइन कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स को हम कन्वेंशनली लेके चल रहे हैं, राइट? तो कोई भी बॉडी एक चार्ज हुआ मतलब, कोई भी बॉडी चार्ज हुआ मतलब सरप्लस और
deficiency of electrons, right? Surplus or deficiency of electrons makes a body charged. ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया तो नेगेटिवली चार्ज हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर घट गया तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, राइट? और हम कितने वेराइटीज में कोई भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, यू नो फ्रॉम योर अर्ली क्लासेस। एक फ्रिक्शन के जरिए भी हम कर सकते हैं, इबोनाइट को हम जब सील के साथ रब करते हैं, राइट? या ये गेम आप खेले होंगे, you put the pen like this and you take the paper gets attracted. What's the reason behind that, students? क्योंकि इसमें जो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स था वो चला गया, राइट? तो जब इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन जो सरफेस में से थे, उनका जो बॉन्ड बहुत ज्यादा नहीं था इसके साथ, तो वो चला गया। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कम हुआ तो वो चार्ज हो गया, तो वो और एक अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट किया, राइट? और तो इसको अगर देखेंगे तो कौन सी मेथड पे चार्जिंग होता है बॉडी? एक है रॉबिंग मेथड में होता है, कोई भी बॉडी को जब आप रब करते हो ग्लास को लेके आप सील के साथ या फिर इबोनेट को लेके आप फॉर के साथ, किसी के साथ अगर रबिंग करते हैं तो क्या होता है, सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो लूज करते हैं। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो जिसके साथ रब कर रहे हो उस वहां से भी इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जाएगा, ये उनकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी जो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने अच्छी तरह से बॉन्डेड हुए हैं, राइट? तो उसी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ऑन दैट बेसिस एक्सपेरिमेंटली हमने देखे कि कौन सा वाला जब रबिंग करते हैं तो रबिंग के कारण फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के कारण कुछ सरफेस से कुछ चार्ज पार्टिकल चले जाते हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि बॉडी चार्ज होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम, चार्ज बाय रबिंग। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि आप समझ सकते हो, हीट में आप पढ़े थे अभी अभी 11th में, एक कंडक्शन पढ़े थे और एक इंडक्शन पढ़े थे, राइट? चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब क्या है कि ये बॉडी पहले से चार्ज हुआ है। लेट ये बॉडी, ये मैंने एक रॉड लिया, ये पहले से चार्ज है स्टूडेंट, इसमें पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, राइट? मैंने इसको लेके एक अनचार्ज बॉडी के साथ टच करवा दिया, राइट? तो क्या होगा, यहाँ पर चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये बॉडी न्यूट्रल है, तो चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण क्या होगा, यहाँ से सारे प्लस चार्ज इस तरफ जाने लगेंगे, राइट? तो मैंने एक चार्ज पार्टिकल को लेके डायरेक्टली टच करवाया, कंडक्शन, एक्चुअल कांटेक्ट मैंने किया, तो इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। अगर सिंपली इंडक्शन की बात करें तो इंडक्शन में क्या होता है, इंड्यूस होना, डायरेक्टली नहीं होता है। हम एक चार्ज पार्टिकल को लिए, हम एक चार्ज रॉड को लिए, इसमें प्लस चार्ज था, राइट? यहाँ पर एक अनचार्ज बॉडी था, मैंने इसको कंटैक्ट डायरेक्टली, मैंने उसको कंटैक्ट पे नहीं लाया, बस ये जो प्लस चार्ज है इसके कारण कुछ इफेक्ट आएगा कि नहीं? जैसे कोई भी एक बड़ा बॉडी जब हम रखते हैं उसका मास होता है तो वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ये प्रॉपर्टी है। तो इस तरह यहाँ पर जब चार्ज रहता है तो वो नियर बाय कुछ इफेक्ट रहेगा, वो इफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, राइट? तो ये जो प्लस चार्ज है तो सेम चार्ज रिपेल करता है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, ये तो पता है ना? तो इसके कारण क्या होगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये सारे पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ रिपेल करेगा, सारे नेगेटिव चार्ज को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो यहाँ पर जो पहले से एकदम प्लस और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो आराम से न्यूट्रल होके थे, तो ये यहाँ इसकी प्रेजेंस के कारण, तो यहाँ पर इंडक्शन इफेक्ट के कारण एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो इस तरह अगर ये बॉडी चार्ज हो गया, इसको क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, राइट? इसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। आई थिंक आपको एक बेसिक आइडिया मिला चार्ज के ऊपर, राइट? फ्रेंड्स देखो, अभी हम चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, राइट? आप तो एक प्रॉपर्टी बहुत अर्ली क्लासेस में पढ़े हो, प्लस प्लस सेम चार्ज। अगर दो चार्ज सेम है, लेट ये Q1 है ये Q2 है, इट रिपेल्स। अगर अपोजिट चार्ज ले लेंगे प्लस माइनस, तो दे विल अट्रैक्ट। सेम चार्ज रिपेल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। बट चार्ज का एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, राइट? चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर ब्रेकेबल, अभी क्वाड सब एटॉमिक पार्टिकल्स आने लगे हैं, बट टिल नाउ वी आर आल्सो एक्सेप्टिंग इन द क्लास 11th एंड 12th लेवल दैट इलेक्ट्रॉन्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, राइट? इलेक्ट्रॉन्स को और तोड़ा नहीं जा सकता। अगर मैं कोई भी बॉडी को चार्ज किया, मतलब आइदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया या एक इलेक्ट्रॉन लाया, या फिर मैं दो इलेक्ट्रॉन दिया दो इलेक्ट्रॉन लाया, या फिर तीन, ऐसा नहीं कि 2.5 इलेक्ट्रॉन लाया, 1.5 इलेक्ट्रॉन्स लाया, क्योंकि हम तो पहले से एक्सेप्ट कर चुके हैं ना कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट ब्रेकेबल, राइट? तो इसीलिए चार्ज इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, Q is equal to Ne. N is number of electrons. इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, प्रोटॉन्स भी हो सकता है। दिस इज इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हाउ मच स्टूडेंट्स, -1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Remember the first thing to remember in class 12,
This one you know, charge is 1.6 into 10 minus 19 coulomb. This is the value of charge of electron. नेगेटिव है, अगर प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिव होगा, सेम राइट. चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट ब्रेकेबल. तो कोई भी बॉडी के ऊपर मिनिमम पॉसिबल चार्ज कितना हो सकता है? 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. दैट इज हाउ मच? 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितना हो जाएगा चार्ज? सर 2 into 1.6 into 10 to the minus 19. 3 दे दिया तो 3 into 1.6 into 10 to the minus 19. इस तरह 1 2 3 4 इस तरह मैं इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ इंटीजर की फॉर्म में. ऐसा नहीं कि मैं आधा इलेक्ट्रॉन दिया और 3.5 इलेक्ट्रॉन दे दो. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. We are not talking on that, right? So we have accepted that electrons is the smallest particle and the smallest possible charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, right? तो अभी मुझे एक चीज बताओ. मैंने आपको ये पूछा, ये आप 10th में भी कर चुके हो, राइट? और एक बार बता रहा हूं. How many electrons will make a charge of 1 coulomb? तो अगर हम इसको फॉर्मूला में फिट करेंगे, ये जो n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? एंड इट्स प्योरली वन इंटीजर, जो कि n का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 2 3 लाइक दैट इट गोज ऑन, राइट? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल मेक ए चार्ज ऑफ 1 कूलम? व्हाट डज इट मीन? कि मैं कितना इलेक्ट्रॉन दे दूं एक ऑब्जेक्ट को ताकि उसके ऊपर चार्ज 1 कूलम हो जाए. अगर q इज इक्वल टू एनी फॉर्मूला में मैं फिट करूं, q का वैल्यू क्या ले लूंगा? 1 कूलम. n का वैल्यू हमें पूछा गया है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. अगर हम n की वैल्यू निकालेंगे तो n इज इक्वल टू q by e. अगर हम q देखेंगे तो q इज 1, e इज 1.6 into 10 to the power minus 19. 1 by 1.6 is nothing student, 0.625 into 10 to the power minus 19 है. ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा. तो अगर इसको मैं थोड़ा एलाबोरेट करके देखूं, 625 में 625 into 10 to the power 16, राइट? ये कितना है? मैं सर 625 में 16 0 3 3 6 12 13 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और एक 1. समझ सकते हो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर यहां से देखेंगे 3 3 6 7, मतलब कितना? इट्स अ वेरी बिग. तो प्रैक्टिकली 1 कूलम चार्ज, ये जो आप 1 कूलम चार्ज लिख रहे हो ना, प्रैक्टिकली वेरी बिग अमाउंट ऑफ चार्ज. दिस इज प्रैक्टिकली वेरी बिग अमाउंट ऑफ चार्ज. 1 कूलम चार्ज जो है ना, इट इज प्रैक्टिकली वेरी बिग चार्ज स्टूडेंट्स. तो क्या करेंगे अगर प्रैक्टिकली ये बहुत बड़ा चार्ज है? तो व्हाट टू डू नेक्स्ट? तो कोई भी जब हम रियल लाइफ में देखेंगे, अगर कोई भी न्यूमेरिकल के साथ हम डील करेंगे, तो हम चार्ज की वैल्यू जो है ना बहुत छोटा लेंगे. जैसे कि 1 मिली कूलम, रिमेंबर 10 टू द माइनस 3 कूलम. मिली मतलब 10 टू द माइनस 3. फिर थोड़ा लिए हमने 1 माइक्रो कूलम, 10 टू द माइनस 6 कूलम, राइट? फिर हमने लिए 1 नानो कूलम, यू नो दिस, 10 टू द माइनस 9 कूलम. हमने लिए 1 पिको कूलम, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम. एकदम बेसिक चीजें हैं. अंडरस्टूड? अगर स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया कि कोई भी बॉडी में कुछ प्रोटॉन्स है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, तो व्हाट विल बी द नेट चार्ज ऑन इट? कोई भी बॉडी में कुछ प्रोटॉन्स है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स है. मैंने आपको बताया कि कोई भी एक बॉडी में n1 इलेक्ट्रॉन्स है. आई जस्ट टोल्ड देयर आर n1 इलेक्ट्रॉन्स और n2 प्रोटॉन्स, राइट? तो मैंने आपको पूछा नेट चार्ज क्या है बॉडी में? व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द बॉडी? तो हम क्या करेंगे, नेट चार्ज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना? अगर आप नेट चार्ज निकालना चाहते हो, सो दैट इज इक्वल टू q n1 माइनस n2 into e, राइट? तो इस तरह हम नेट चार्ज निकाल सकते हैं कोई भी बॉडी के ऊपर. वी कैन फाइंड द नेट चार्ज ऑन एनी बॉडी. अंडरस्टूड? गॉट ए आइडिया स्टूडेंट्स? क्या है चार्ज? क्वांटाइजेशन चार्ज क्या है? सेम चार्ज रिपेल करता है, सेम चार्ज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है. उसके बारे में एक आइडिया हुआ कि नहीं? लेट्स स्टार्ट. सो नेक्स्ट लेट्स नो अबाउट कूलम्स लॉ. बहुत काम किए थे कूलम ने, ठीक है? कूलम्स लॉ समझने से पहले थोड़ा, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? मास. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था? सर एक मास लीजिए m1 और एक मास लीजिए m2, बीच में सेपरेशन r रखिए. They will put a force on each other, that is F is proportional to m1 m2
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², राइट। तो हम कंबाइनली ये लिख सकते हैं A प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r², राइट। F is equal to G m1 m2 by r², न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और G का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? सर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट क्या है? m के एस पे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस kg स्क्वायर। मैटर की दो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, पहला वाला क्या है? मास, दूसरा वाला क्या है? चार्ज। पूरा चार्ज 12th में हम चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। हर जगह पे हम चार्ज को ही डील करेंगे। तो जैसे ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, ठीक इसी तरह कूलम्ब्स ने ये कहा कि मान के चलो हमने एक चार्ज लिया यहाँ पर Q1, हमने और एक चार्ज लिया यहाँ पर Q2। एक्सपेरिमेंटली ये भी दिखा गया, बीच में सेंटर टू सेंटर सेपरेशन इज r। तो ये दोनों अगर सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव। बट ये जो इलेक्ट्रो, दो चार्ज रेस्ट पे है, दो चार्ज रेस्ट पे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? चार्जेस एट रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, राइट। कोई भी चार्ज मूव नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज जब मूव करेगा तो फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ करंट, तो कुछ बात अलग आएगा जो चैप्टर 1 2 3 4 में हम देखने वाले हैं, राइट। सो दिस इज चार्जेस एट रेस्ट। दो चार्ज रेस्ट पे है, Q1 एंड Q2, दोनों में सेपरेशन r है। सो दे विल बी पुटिंग ए फोर्स ऑन ईच अदर। इट मे बी अट्रैक्टिव, इट मे बी रिपल्सिव, डिपेंड करता है कि चार्ज की नेचर कैसा है। अगर सिमिलर चार्ज है तो दे विल बी रिपेल, अगर अपोजिट चार्ज है तो दे विल बी अट्रैक्टिंग, राइट। सो दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1, कूलम्बिक फोर्स कहते हैं, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो कंबाइनली लिख सकते हैं A प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by r²। सो दैट इज इक्वल टू, देयर इज ए कांस्टेंट, देयर इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट को K मान के चलते हैं, K Q1 Q2 by r²। स्टूडेंट्स K क्या है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। क्या है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। थोड़ा इसके ऊपर जोड़ देते हैं। K का वैल्यू क्या है? जैसे आपने यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली अपने वैल्यू निकाल दिए, 6.67 × 10⁻11। K का भी कुछ वैल्यू है, चलो बताते हैं। K का वैल्यू है स्टूडेंट्स 9 × 10⁻9 अप्रोक्सीमेटली। कोई बता सकता है K का यूनिट क्या होगा? सर जरूर बता सकते हैं। K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब हम यूनिट निकालते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, K को एक साइड पे ले जाओ। सो दैट इज Fr² by Q1 Q2। फोर्स का क्या यूनिट है? सर न्यूटन, अगर एमकेएस में बात करेंगे। डिस्टेंस का क्या यूनिट है? मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 का क्या है? कूलम स्क्वायर। हो गया, K इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ये जो K दिख रहा है ना, बस तो दिखने के लिए ये K है, बट इसमें भी कुछ और एक चीज है। जैसे कि स्टूडेंट्स K इज नथिंग बट ये और एक कांस्टेंट, दैट इज 1/4πε0। एंड एक नया सिंबल आपकी जिंदगी में आया, दैट इज एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कहते हैं उसको, एप्सिलॉन नॉट। क्या है ये? सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के बदले में लिखा जाता है 1/4πε0। मतलब अगर मैं दो चार्ज को एयर पे रखा हूं, कहां पर? एयर, जिसको आप वैक्यूम भी कह सकते हो, राइट। फ्री एयर में, फ्री स्पेस भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, सबका मतलब एक जैसा है। मैं दो चार्ज को एयर में रखा हूं या वैक्यूम में रखा हूं या फ्री स्पेस में रखा हूं, तब अगर कूलम्ब्स लॉ की बात कहा जाएगा तो F इज इक्वल टू ये लिखेंगे हम 1/4πε0 Q1 Q2 by r², राइट। सर आप तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बताए, ठीक है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, बट ये कहां से आया? 4 तो समझ पे आ रहा है, पाई तो समझ पे आ रहा है, बट ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है, राइट। तो भी स्टार्ट करते हैं। सर थोड़ा आप इसके बारे में बात कीजिए। ठीक है, बताता हूं। एप्सिलॉन नॉट जो है ना स्टूडेंट्स, परमिटिविटी है। एक नया शब्द आपकी जिंदगी में, परमिटिविटी। किसका? ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम में या एयर में। परमिटिविटी का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन बाय परमिटिविटी? स्टूडेंट मैं यहाँ एयर में बात कर रहा हूँ, साउंड की वेलोसिटी जितना है, मैं सेम फोर्स में बात कर रहा हूँ। मेरा जो बात करने की स्पीड है और मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो वेव सिग्नल का सेम है। बट मैं एयर में बात करूं, वाटर में बात करूं, स्टील में बात करूं, एनी अदर मीडियम में बात करूं, क्या हर एक मीडियम इक्वली वो मेरे साउंड को अलाउ करेगा? अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि सारे मीडियम की एटॉमिक कन्फिगरेशन अलग होता है। दे अलाउ समथिंग नॉट इन द सेम वे एज लाइक ऑल, राइट। तो इसीलिए जब मैं दोनों चार्ज को एयर पे रख रहा हूं, जितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, जब मैं इनको लेके पानी के अंदर या फिर कोई भी लिक्विड मीडियम, कोई भी और एक मीडियम पे रख दूंगा, फोर्स सेम नहीं होगा।
तो इसलिए हमने ये 9 × 10⁹ तो एयर के लिए निकाले थे, बट अगर हम कोई भी अलग मीडियम पे रखेंगे तो फोर्स अलग हो जाएगा। तो ये जो फोर्स की बात हो रहा है ये फ्री स्पेस में रखा गया है दोनों चार्ज को, राइट। और परमिटिविटी, स्टूडेंट्स परमिटिविटी मतलब क्या है? परमिटिविटी एबिलिटी की बात करो। किसकी एबिलिटी की बात हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो बॉड चार्ज को मैं रेस्ट पे रखा हूं, चार्जेस एट रेस्ट, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स डाल रहे हैं। इट मे बी रिपल्सिव, इट मे बी अट्रैक्टिव। तो वो जो मीडियम, एक मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मीडियम कितनी अच्छी तरह से अपने अंदर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को अलाउ करता है। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, दिस इज परमिटिविटी, एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू अलाउ, टू परमिट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। परमिटिविटी का मतलब क्या है, ऐसे आप लॉजिकली समझ सकते हो। एबिलिटी ऑफ द मीडियम, एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू अलाउ, किसको अलाउ करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, टू अलाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थ्रू देम। समझ पे आ रहा है? यह है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। कोई एक लड़के के दिमाग पे आया, सर ये तो आपने फ्री स्पेस बता दिए, तो इसका वैल्यू भी बता दीजिए। ठीक है बताता हूं भाई, डोंट वरी। ई नॉट का वैल्यू है स्टूडेंट्स 8.85 इंटू 10⁻⁻12। 1/4πε0 जो था ना वो के था, और के का यूनिट था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के इज इक्वल टू 1/4πε0। तो एप्सिलॉन की अगर यूनिट लगेंगे तो 1/k हो जाएगा, मतलब इसका यूनिट जो है वो उल्टा हो जाएगा। दैट इज इसका यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। यस सर आप सर। चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बार पढ़ रहे हो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, एक बार दो बार तीन बार पढ़ने के बाद ये भी यूज्ड टू होके याद रह जाएगा, राइट। तो सबसे बेसिक लॉ, 12th की शुरुआत, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, जिंदगी की इंपॉर्टेंट लॉ है ये कूलम्स लॉ। ग्रेविटेशन से भी कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लॉ, राइट। जब दो चार्ज को रखते हैं फोर्स एक्सपीरियंस होता है। सेम चार्ज रिपेल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। कितने फोर्स में? सर k(q1 q2 by r²। ये जो k है सर वो फ्री स्पेस के लिए बोल सकते हैं, बट सर जो k है वो एक्चुअल में फ्री स्पेस के लिए एक है, पर अदर मीडियम जाएगा तो दैट इज 1/4πε0। सारे एक्सपेरिमेंटल किया गया और आराम से पाई का वैल्यू 4 और एप्सिलॉन का वैल्यू लेके उसको हमने नाम दिए, राइट। और आपका काम है, आप पहली बार जिंदगी में 12th पढ़ रहे हो और आपको ये सारे थ्योरेटिकल चीज जो थ्योरेटिकल फिजिक्स 11 12th में है सबको याद रखना होगा, ताकि आप साइंस को आगे लेके जा सकते हो या अप्लाई कर सकते हो, राइट। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। ये हुआ एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बट यहीं से बात खत्म नहीं हुआ, बात यहीं से शुरू हुआ। कोई ने ये बोला कि सर फ्री स्पेस में रख दिया हम तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अगर मैं लेके सर उसको पानी में रखूं वहां पर कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? लेट्स नो दैट, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई एक पूछा कि सर हमने यहाँ पर Q1 की चार्ज रखे, हमने यहाँ पर Q2 की चार्ज रखे, भूल जाइए कि यहाँ पर एयर नहीं है, फ्री स्पेस नहीं है। फ्री स्पेस है तो हम कैलकुलेट करना सीख गए। सर आप कोई भी एक मीडियम लीजिए, अरे मीडियम होगा तो उस मीडियम का तो परमिटिविटी होगा ना, दैट इज ई मीडियम लिख देते हैं। थोड़ी कुछ दिन पहले आपने 11th में पढ़े थे, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। पंच तत्व से दुनिया बना है, वाटर, एयर, फायर। कहीं पे हमें वाटर की जरूरत पड़ेगी, कहीं पे हमें एयर की जरूरत पड़ेगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, राइट। तो यहाँ पर ये मीडियम की परमिटिविटी, अगर मैंने पूछा क्या होगा कूलम्स लॉ, कोई भी लेमैन बता सकता है सर 1/4πε0 ऑफ द मीडियम। दे दीजिए मीडियम का परमिटिविटी, Q1 Q2 का वैल्यू दे दीजिए, बीच में सेपरेशन का डिस्टेंस बता दीजिए, अप्रोक्सीमेटली हम आराम से थ्योरेटिकली एक फोर्स बना सकते हैं। बात थोड़ा यहां पर है मीडियम में। यह है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एक्चुअली सारे मीडियम की परमिटिविटी को हमने क्या किए, इस मीडियम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ कंपेयर किए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये दिमाग पे रख लो कि सबसे ज्यादा फोर्स एयर पे लगेगा,
कोई भी अदर एक मीडियम ले जाओ, वो एयर से और वैक्यूम से ज्यादा डेंसर होगा, तो द फोर्स विल बी डेफिनेटली डिक्रीजिंग। और कोई भी चीज को डिक्रीज करने के लिए हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेट्स सी दैट एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और एक चीज हमने लिखी है यहाँ पर ई आर। ई आर इज नथिंग बट रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, राइट। ई आर इज रिलेटिव परमिटिविटी। तो स्टूडेंट्स ई आर क्या है ना सर? ई आर इज नथिंग बट ई मीडियम कंपेयर्ड विथ एयर के साथ। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? कोई भी सब्सटेंस का डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। 10th में पढ़े थे आपने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम गिव्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहीं ना कहीं पे हम एयर, वाटर, फायर सबको लेके ही आगे बढ़ेंगे। इन एलिमेंट से दुनिया बना है, राइट। ER is relative permittivity. Relative permittivity is permittivity of medium by permittivity of free space. अगर मैं यहाँ पर किसी को पूछा कि E medium क्या है बता दे, सर E नॉट इंटू ER भी लिख सकते हैं ना भाई, नो प्रॉब्लम, लिखो। स्टूडेंट ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ना, उसका दूसरा भी नाम है, कहीं कहीं पे इसको K लिखा जाता है और उसका नाम भी है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका नाम क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर मैं इसको थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में लिखना चाहूं, मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं ना सर? F इज इक्वल टू 1/4 ई मीडियम लिख रहे थे। ई मीडियम की बदले में सर आप यहाँ पर लिखिए, जस्ट राइट हियर सर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आर ई नॉट इंटू ई आर, वही Q1 और Q2 बाय आर स्क्वायर, राइट। सर ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 1/4 अरे सर हम तो वहां पर के लिए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। भाई कहीं पे के लिया था, एक बताने के लिए के लिया था। अभी के भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख सकता हूँ, डजंट मैटर जिंदगी में कितने के आएंगे, बट हम थोड़ी ना कंफ्यूज हो जाएंगे, फ्रैगमेंट करके उसको रखेंगे, राइट। 1/ε0 इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, कोई भी मीडियम पे अगर मैं फोर्स आपको दे दूं, ये मैंने आपको दे दिया, ये एयर के साथ अगर कंपेयर करूंगा, ये एफ मीडियम का फोर्स है, जबकि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम दिया हुआ है, राइट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम नहीं, ये रिलेटिव परमिटिविटी है। दिस के इज नथिंग बट ई आर। ई आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो थोड़ा सा कूलम्ब्स लॉ के बारे में समझ पे आया। कोई भी बॉडी को जब मैं दूसरी चार्ज मीडियम पे रख दूंगा, अगर उसकी परमिटिविटी दिया रहेगा, क्या हम फोर्स निकाल पाएंगे? और वो फोर्स तो हमेशा डेफिनेटली कम हो जाएगा एयर से, क्योंकि एयर इज हैविंग द मैक्सिमम स्ट्रेंथ टू अलाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू इट। बहुत ज्यादा कुछ हमने नहीं पढ़ा, अगर पूरा रिवाइज करेंगे तो हमने ये पढ़ा कि चार्ज इज सरप्लस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर 1। नंबर 2 में हमने पढ़े चार्ज इज क्वांटाइज्ड, Q इज इक्वल टू एनी, n का वैल्यू 1 2 3 हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट ब्रेकेबल। और हमें ये याद रखना पड़ेगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻31 kg। इंफॉर्मेशन से याद रखना पड़ेगा, राइट। फिर हमने क्या किए, आज के दिन को यादगार करने के लिए हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़े, दैट इज कूलॉम्स लॉ। चार्ज के ऊपर कूलॉम ने बहुत काम किए थे, इसलिए उनके नाम के कारण यहाँ पर यूनिट कूलॉम हुआ। और कूलॉम्स लॉ क्या बताए सर? जैसे हम दो मास को रख रहे थे, दो चार्ज को रखेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। व्हाट इज दैट? 1/4 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कोई भी मिलेगा, मैं कूलॉम्स लॉ पूछूंगा, उसको एप्सिलॉन क्या है पूछूंगा, परमिटिविटी क्या है पूछूंगा, के क्या है पूछूंगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है पूछूंगा, इसका वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू क्या है। ठीक है, थोड़ा इतना आप सर याद करके आप आराम से थोड़ा व्हाट्सएप रे पठे देबे, राइट। जो भी नोट्स ग्रुप में दिया जा रहा है उसको थोड़ा देखो, वो न्यूमेरिकल्स थोड़ा करो, आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार को बढ़ाओ, क्योंकि शुरुआत हो रहा है। नाउ ए लॉन्ग वे टू गो। एनर्जी कभी कम नहीं होना चाहिए। अगर मेरा एनर्जी कम हो रहा है तो आपसे थोड़ा एनर्जी ले लूंगा, और आप लोगों का एनर्जी कम हो रहा है तो आई विल ट्राई टू ट्रांसफर, राइट। गेटिंग और नॉट। ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ो, नेक्स्ट क्लास फिर हम देखेंगे, ठीक है।